सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. कैसे हो? बढ़िया. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी वांट टू डिस्कस 1 मार्क क्वेश्चंस. और ये पूरे यूनिट काइनेमेटिक्स में 1 मार्क के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं. वी आर डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस. सी, क्वेश्चन नंबर 1 is, you see displacement time graph for two bodies A and B is given. और क्या पूछा गया है? Which body moves faster? अब इसमें हमने थिंकिंग प्रोसेस लगा के आंसर बिल्कुल एक लाइन में ही देना है. आप देखिए, हमें पता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. तो अब हम इसमें देखेंगे स्लोप किसकी ज़्यादा है? बॉडी बी की. सो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि बॉडी बी विल मूव फास्ट. राइट. अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू. इन दिस केस वेलोसिटी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब एक्सेलरेशन, अब इसमें दो तरीके से इसको सोच सकते हो. आप अगर ग्राफ में देख रहे हो हर टाइम के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, इट मीन्स बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो नेचुरली एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी 0. और अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी देखिए तो slope of velocity time graph gives us the value of acceleration, and in this case this slope is 0. Now third is, distance traveled varies directly proportional to square of time. Square of time, तो ये क्या बन गया? x is proportional to t square. And if x is proportional to t square, इसका मतलब अगर आप इसे लोगे इट इज एक्स इज के टी स्क्वायर और डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी क्या आएगा? वेलोसिटी विल बी 2kt. सो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही? टाइम पे. सो अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन विल बी 2k. सो दैट मीन्स, मैंने आपको वैसे भी समझाया था कि इफ एक्स इज कांस्टेंट दैट मीन्स बॉडी की पोजीशन सेम है हर पॉइंट के ऊपर. उस केस में हम क्या कहते हैं? बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. Second, if x is proportional to t, तो that means x is kt. और अगर आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो नेचुरली एक पावर थी वो 0 हो गई, तो वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट. और जब x is proportional to t स्क्वायर है तो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी कांस्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स. कब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे? मीन्स परपेंडिकुलर होंगे. तो इसमें आंसर आएगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू 0. उसके बाद नेक्स्ट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल इज 200 न्यूटन. अब ऊपर वाले हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके आंसर भी दे दिए. इसको हम रब कर लेते हैं. तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये क्वेश्चन है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. पहले इसका मतलब हम यहाँ पर ये बनाएं तो ये फोर्स जो है 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रही है. दैट मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लाइक दिस. और इसमें उसने ये कहा है कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है इस तरफ, दैट इज 200 न्यूटन. और हमें बताना है फोर्स क्या होगी. तो जब हॉरिजॉन्टल से बना रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? F साइन ऑफ 30 डिग्री. आपको इसमें मैंने क्या याद करना बताया था कि जिस साइड पर भी एंगल बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट है. तो F साइन 30 डिग्री इज 200. नाउ साइन 30 डिग्री इज 1/2, दैट इज 200. सो F विल बी 2 into 200, दैट इज 400 न्यूटन. नाउ नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन. कैन ए बॉडी हैव यूनिफॉर्म स्पीड but still have acceleration? तो our answer will be yes. किस केस में? जो अभी हमने पढ़ा है. कब?
when you are saying that body is possessing uniform circular motion. So whenever motion of the body is uniform circular motion, it means that the speed of body is constant, but its velocity is different in direction, and due to that there is acceleration. और इस केस में जो acceleration है वो क्या होती है? Centripetal acceleration. लेकिन हमें यहाँ पर जब आंसर देना है तो we will say yes, it is possible in case of uniform circular motion. Now next is, if both speed of body and radius of circular path are doubled, then what happens to centripetal acceleration? Centripetal acceleration is A is equal to V square by R. अब इसमें क्या कहा गया है कि अब आप इसको ऐसे ले लो कि A2 by A1 is B2 square by V1 square into R1 by R2. ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. अब इसका मतलब कि अगर V1 V है तो V2 कितना हो गया? 2V. यही है ना कि डबल कर दिया, और अब ये आपके पास बन गया 2V इसका स्क्वायर, और अगर R1 R है तो ये क्या हो गया? 2R. तो आपके पास अब ये क्या बन गया? 4/2 दैट इज इक्वल टू 2. पर आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ से अगर देखिए कि वेलोसिटी डबल होने का मतलब 4 टाइम्स, आर डबल होने का मतलब 2 टाइम्स, 4/2 विल बिकम 2. सो दैट मीन्स कि जो पूछा है कि व्हाट हैपन्स टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो हम क्या कहेंगे कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी डबल्ड. नाउ नेक्स्ट इज two bodies of mass 2 kilogram and 4 kilogram are projected with same velocity u, making an angle of 45 degree with horizontal. So what will be ratio of the time of flight? That will be 1:1. क्यों? Because time of flight is 2u sin theta by g. So this time of flight is independent of mass. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? u वेलोसिटी के ऊपर एंड थीटा एंगल के ऊपर. और वो यहाँ पर क्या दिया है कि दोनों की सिचुएशन में एंगल इज 45 डिग्री एंड वेलोसिटी u, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, तो क्या आंसर आएगा? 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कहते हैं, b क्रॉस a इज माइनस a क्रॉस b, एंटी कॉम्यूटेटिव. और इसमें हमने क्या किया था कि a क्रॉस b if it is acting perpendicular to plane of paper directed upward, तो b क्रॉस a is directed downward. तो इसलिए इस तरीके से होगा. तो बेटा ये जो इस तरह के 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ये जो आपने पढ़ा, जो लॉजिक आपने लगाए, जो कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, उन कॉन्सेप्ट से आप इनको करोगे. अब इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स a एंड b आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. टू वेक्टर्स a एंड b आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो याद है क्या बताया था कि जो दो डायगोनल है, एक डायगोनल ऐसे होता है ना कि अगर आप इस तरीके से पैरेललोग्राम ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग दीज टू वेक्टर्स a एंड b, तो जो डायगोनल इन दो वेक्टर्स में से पास हो रहा है वो क्या बताता है? सम ऑफ द टू वेक्टर्स. और जो दूसरा डायगोनल है वो क्या बताता है? डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है? It gives us idea about direction. It gives us idea about direction of a vector. जैसे कि बस इतना ही आपने आंसर देना है कि it gives us idea about direction of vector. जैसे I cap, that means any vector acting along x-axis. Now next is, will there be any change in the displacement of a body when reference point for the position is shifted?
तो इसमें आंसर क्या आएगा? नो। क्या कहा गया कि जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है O, ठीक है, और बॉडी 5 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर पहुंची तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। अब मान लीजिए कि हमने रेफरेंस पॉइंट O डैश यहाँ ले लिया, तो नेचुरली यहाँ से शुरू होगी तो बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़े चेंज होगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इफ रेफरेंस पॉइंट इज शिफ्टेड। नाउ नेक्स्ट इज two stones of different sizes are dropped simultaneously from the top of a building. This stone will reach the ground earlier. अब इसमें उसने ये कहा है कि दो stones हैं, they are dropped simultaneously from a particular height. Drop का मतलब क्या होता है? Initial velocity of both the stones will be 0. Different sizes का मतलब उनके mass, उनका size different है। तो वो कहते हैं, क्या पूछा है मैंने आपसे? मैंने पूछा है which stone will reach the ground earlier, तो क्या आंसर आएगा? both stones will reach the ground at same time. क्यों भाई? क्यों सेम टाइम पे पहुंचेंगे? बिकॉज जो टी टाइम ऑफ डिसेंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितनी हाइट है बॉडी की, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो तो दोनों में सेम है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज इफ वेक्टर a plus b is equal to vector b plus a, what is the angle between a and b? So क्या पूछा मैंने आपसे कि मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये बताइए कि a और b के बीच में एंगल कितना होगा? तो क्या आंसर आएगा? बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी एंगल। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, चाहे आप कोई मर्जी एंगल लो तो इसमें बननी है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये इसमें आंसर बनेगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा इस तरीके से ये आप जरूर करिए, क्योंकि जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स आपने सारे चैप्टर में किए हैं वो यहीं से आपके क्लियर होते हैं, और ये आपको बहुत हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन modulus of a cross b is equal to a dot b. Now you see, modulus a cross b means ab sin theta, a dot b means ab cos theta. So that means ab से कट गया, sin theta over cos theta will become tangent theta is 1. 1 is tangent of 45 degree. तो उससे पूछा for which angle, so we will say angle of 45 degree. Now next is, a ball is thrown up and then it returns to the thrower. Is it a projectile? कि अगर हमने एक बॉल को यूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और उसके बाद ये बॉल वापस आ गई, उसने बॉडी जो है प्लेयर है उसने कैच कर लिया, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि इसमें जो मोशन है that is vertical motion. So motion is only in one direction, और projectile motion में क्या होता है? 2 dimensional motion, and moreover उस 2 dimensional motion में भी क्या होता है? One with uniform velocity and other with uniformly accelerated velocity. Now next question is, under what condition scalar product of two vectors is maximum? अब स्केलर प्रोडक्ट क्या है? a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा,
Now if you want maximum value of this scalar product, it means you want AB cos theta to be maximum. अब इसका मतलब है for any two vectors A and B, तो that means A और B वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगी. तो इसका मतलब आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? when you will take maximum value of cos theta that is equal to 1. और ये कब होता है? when cos is 0 degree. It means that scalar product of two vectors will be maximum when angle between two vectors is 0 degree. Now next is, what will be effect on the horizontal range of a projectile when its initial speed is double, keeping its angle of projection to be same? Horizontal range R u square sin 2 theta upon g. अब मैंने क्या कहा है कि जो उसकी वेलोसिटी है उसको डबल कर दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखा, तो बताइए हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या चेंज आएगा? सो नेचुरली वी विल टेक r इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. अगर u को डबल किया तो r विल इंक्रीज 4 टाइम्स. तो इसमें हमारा आंसर बनेगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज विल इंक्रीज टू 4 times. Now next is, a projectile is fired at an angle of 60 degrees with horizontal. At what angle does the projectile hit the ground at the same level as point of projection? कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हमने थ्रो किया and it is making an angle of 60 degree with the horizontal, तो ये प्रोजेक्टाइल यूं मूव करके यहाँ तक पहुँच रहा है. तो यहाँ पर जब पहुँचता है दिस पॉइंट, यहाँ पर जाकर के उसने हिट करना है, इट इज इन लाइन विद द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी बनती है इस तरफ को जाती है, तो ये एंगल कितना होता है? सेम होता है ना. हमने इसमें शो भी किया था कि जितने एंगल से हम बॉडी को थ्रो करेंगे और जिस मैग्नीट्यूड के साथ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के साथ थ्रो करेंगे उसी के साथ वो दोबारा आकर के स्ट्राइक करेगी. तो इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या आएगा कि एंगल विल बी 60 डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज, अंडर व्हाट कंडीशन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of vector b is 0. Now this is vector b. तो अब मान लीजिए कि ये वेक्टर a है और ये एंगल थीटा है. तो what is component of vector a along the direction of vector b? It is a cos theta. अब अगर आप ये चाहते हो a cos theta is 0, तो a तो वेक्टर है, that can't be 0. It means cos of theta is 0. That means theta is 90 degree. So obviously अगर बेटा ये वेक्टर b है और वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, so what will be component of a along b? That will be 0. तो जैसे कि कंडीशन पूछी थी तो हम क्या कहेंगे कि when two vectors are perpendicular to each other, then there will be no component of vector a along the direction of vector b. तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को तभी कर पाओगे. कुछ भी नहीं है इसमें, कोई लर्निंग वाली बात नहीं है. सिंपली जो हमने कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए थे हमें उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इसमें अप्लाई करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, ए बॉब हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम. कि ये जो सीलिंग है रूम की, ये सीलिंग है, यहाँ से इस बॉब को इस तरीके से लटकाया. A bob hung from the ceiling of a room by a string is set into oscillation. What is the trajectory of the bob if the string is cut at its mean position? अब वो ये कह रहा है कि जैसे इस छत से हमने बॉब को इस तरीके से लटका दिया. अब बॉब को जब आप मोशन दोगे, पकड़ के ऐसे ही दोगे ना, और आपको ये भी पता है कि जब बॉब मीन पोजीशन के ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. तो अब क्या मैंने कहा कि जब ये बॉब इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, इधर को जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और कहाँ जाके रुकेगी? यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगी.
अब जैसे ही ये बॉब मीन पोजीशन के ऊपर पहुंची तो स्ट्रिंग को काट दिया। क्या किया? स्ट्रिंग को काट दिया। तो अब बताना है बॉब की कैसी मोशन होगी। तो हम इसमें ये लेंगे कि व्हेन बॉब इज एट मीन पोजीशन, तो उस टाइम क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u in horizontal direction। ठीक हो गया? और when bob is cut, when string is cut, तो दूसरा इसमें क्या एक्ट करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस डायरेक्शन में? इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? तो इसमें आप देखो, दिस इज द मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो मोशन कौन सी बन गई इस केस में? मोशन ऑफ द बॉब विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप उसमें वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं भी देनी, अगर उसने कहा कि बीजी यू हैव टू गिव आंसर इन वन लाइन, बट आपको पता तो होना भी ये कहाँ से आया। नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स a and b is at right angles to their difference. What is the relation between vectors a and b? क्या कहा कि sum of the two vectors is at right angles to the difference of the two vectors। दो वेक्टर हैं a और b, सम दोनों वेक्टर्स का हो गया a प्लस b, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है टू द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। हमें क्या पता करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। क्या करेंगे हम? इस परपेंडिकुलरिटी कंडीशन को लगा लेते हैं कि अगर ये दो इस तरीके से परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a डॉट a प्लस b डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट b इज इक्वल टू 0। नाउ a डॉट a इज a स्क्वायर, b डॉट a is equal to a dot b, commutative property, b dot b is b square। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 0, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, विच मीन्स a इज इक्वल टू b। सो रिलेशन क्या बना कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको हाइट, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाइट y इज इक्वल टू 80 माइनस 5t स्क्वायर मीटर्स एंड डिस्टेंस x इज 60 meters during projectile motion। तो what will be initial velocity of projectile? अब नेचुरली इसमें ये बताया है कि बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस। तो बेटा अब आपके पास वी वाई मीन्स वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन क्या बन जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट y। तो इट विल बी d बाई डी टी ऑफ 80 माइनस 5t स्क्वायर। तो अब इसमें जब आप इसको लोगे, इट विल बी d बाई डी टी ऑफ 80 माइनस d बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर। अब इसमें 8 आप बाहर ले लो, तो d बाई डी टी ऑफ t माइनस का साइन 5 बाहर ले लो, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो अब ये 8 आ गया, d बाई डी टी ऑफ t इज 1 माइनस 5 t स्क्वायर का 2t आ गया, तो इट इज 8 माइनस 10t।
So that means velocity in vertical direction is given by 8 minus 10t. और इससे ये क्लैरिटी हुई कि हाउ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वेरीज विद टाइम. सो जब आप इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हो सो वो कब होगी व्हेन टाइम t is 0. तो जब t is equal to 0 आप क्या लिखोगे uy. दिस विल बिकम 8 और अब मेरे को साथ में यूनिट्स ले लेनी है क्योंकि इधर दिए थे. अब आप यहाँ से लो vx दैट इज dx by dt d by dt of 60 it will be 6 into t by dt of t d by dt of t is 1 तो it will be 6 meter per second and it is independent of time. तो इसका मतलब ये हो गया कि vx will be equal to ux that is 6 meter per second. so इसका मतलब यहाँ पर 6 meter per second हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया. तो जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इस तरफ को u वो क्या बनेगी u x स्क्वायर प्लस u y स्क्वायर अंडर द रूट. तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 तो इट इज 100 अंडर रूट सो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरीके से आप इसमें फाइंड आउट करोगे. सो प्लीज अपने माइंड में अपने ब्रेन में इन चीज़ों को बिठाइए और कॉन्सेप्ट्स को बेटा अगर आप अपने माइंड में क्लियर कर लोगे तभी आप प्रॉब्लम्स जो है वो कर पाओगे. नाउ नेक्स्ट इज अ बॉय a boy playing on the roof of a 12-meter high building throws a ball with a speed of 15 meter per second at an angle of 45 degree with horizontal. तो पहली बात ये बताई है कि ये रही बिल्डिंग. तो ये बिल्डिंग की हाइट बताई है कि दिस इज 12 मीटर. तो यहां से बॉय जो है बॉल को थ्रो कर रहा है इसकी छत से 12 मीटर हाइट छत से बॉल को थ्रो किया किस स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड से. तो यहाँ से बॉल को यूं थ्रो किया और ये बॉल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री का और ये इस स्पीड के साथ. तो ये जो मैंने लाइन बोली थी अ बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ ए दिस इज द रूफ ऑफ ए 12 meter high building throws a ball with a speed of 15 meter per second at an angle of 45 degree with horizontal. अब आगे क्या पूछा है how far from the throwing point will the ball be at the height of 12 meter from the ground. अब होना क्या है बेटा ये बॉल यूं जाएगी और ये बॉल जाकर यहाँ स्ट्राइक करेगी. याद है हम इसमें यही तो कहते हैं कि जो पॉइंट है जिस पे उसने स्ट्राइक करना है दैट विल बी लाइन विद पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ये भी छत के दूसरे कोने पे है ये भी 12 मीटर है कि नहीं है. तो अब आपने क्या बताना है कि ये वाला डिस्टेंस क्या उसने कहा हाउ फार. फिर अब ये बाकी तो कहानी बनाई हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हो. अब हमने तो इसमें r निकालना है विच इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी 15 का स्क्वायर. साइन 2 थीटा इज साइन ऑफ 90 डिग्री एंड g को मान लो आप अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लिया तो इट विल बी 50 इंटू 15 बाई 10 साइन 90 डिग्री इज 1 तो इट इज 225 बाई 10 or you can say 22.5 meters. Answer that. Now the last question 25th question मैं आपको वीडियो लेक्चर के साथ ये जो असाइनमेंट है ये भी भेज दूंगी जिसमें आपके ये सारे क्वेश्चंस दिए होंगे फॉर द सॉल्यूशन जो आपके किए हैं. अब इसलिए उसने कहा है ए पार्टिकल इज मूविंग सच that its position coordinates are 2 meter, 3 meter
at t is equal to 0 and 13 meter, 14 meter at t is equal to 5 second. What will be average velocity for the time interval 0 to 5 second? अब देखिए, अब ये t is equal to 0 पे अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो r1 क्या हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर 5 सेकेंड के बाद कोऑर्डिनेट 13 14 है दैट मीन्स r2 हो गया आपके पास 13i कैप प्लस 14j कैप। नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या बनना है r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1 बिकॉज अब ये r1 कब है when t1 is 0 सेकेंड, ये r2 कब है when t2 is 5 सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया 13 माइनस 2 दैट इज 11i कैप, 14 माइनस 3 11j कैप, 5 माइनस 0 दैट इज 5। सो दिस विल बी योर आंसर। और अगर ये मीटर्स में दिया है तो मीटर पर सेकेंड लिख दो, अदरवाइज आप एज सच यूनिट्स लिख दोगे। सो प्लीज़ आपने पूरा यूनिट थॉरो जब पढ़ लिया तो आप उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, अपने माइंड में उनको अंडरस्टैंड करते हुए कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, तो उससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। उसके बाद आप इस तरह से प्रॉब्लम्स करिए तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू।